हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। चलो आज अपन जो आपके 11th NCERT का बच्चों एक इम्पोर्टेंट यूनिट है सेल, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 8th चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट मैंने इसलिए बोला, मार्क के बेस पर से भी बच्चों इम्पोर्टेंट है। नीट के एग्ज़ाम में इस यूनिट से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन बच्चों बनते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन। तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी जब अपन अपनी बॉडी की बात करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हो, सजीव की बात करते हो बच्चों, तो एक वर्ड अपन जरूर उसमें ऐड करते हैं, सेल, कोशिका। तो जब बात ही बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म की आ गई, सजीव की आ गई, तो एक मैं छोटी सी बात पूछता हूं कि एक लिविंग है, एक अपने पास नॉन लिविंग है, सजीव और निर्जीव। बेटा जी क्या डिफरेंशिएशन दोनों में करोगे, क्या मेजर डिफरेंस आप दोनों में बताओगे कि लिविंग हम किसको बोलते हैं और नॉन लिविंग आप किसको बोलते हो? तो लिविंग का मीन जो जिंदा है बच्चों, जिंदा बोले तो जिसमें हाँ दिमाग में आ रहा है कि सर रेस्पायरेशन भी होता है, ब्रीदिंग सांस भी लेता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म समझते हो ना बच्चों आप, एनर्जी प्रोडक्शन, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक, वो सारी रिएक्शन जो रेस्पॉन्स देता है। रेस्पॉन्स समझ गए? टच किया, अरे सामने टेबल है अपने, वहाँ टच करोगे, टेबल के पिंच करोगे, चूंठियाँ भरोगे, तो क्या टेबल रेस्पॉन्स देगी? कोई रेस्पॉन्स नहीं देगी। और पास में जो अपने बैठा है उसके टच करो, पिन चुभो, हाँ प्रिक करो, चूंठियाँ भरो, तुरंत रेस्पॉन्स मिलेगा बच्चों। या तो वापस भरेगा, नहीं दो लगाएगा, वो क्या है? रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स जो दर्शाएं उनको आप बोल सकते हो जिंदा है। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केस भी आते हैं, बट सिंपली अपन बोले तो बच्चों लिविंग वो है, मैं सेल की बात करता हूं। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा जी चल रहे हैं अपन, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोले तो सजीव। जो सजीव है बच्चों वो किसके? कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने हैं बेटा जी? कोशिकाओं से बने होते हैं। सजीव जो है, अरे हिंदी मीडियम वाले लाडे सर भी मैं बोलूंगा, साथ साथ लिखते रहना, हिंदी में भी बोल रहा हूं ना, कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके बने रहेंगे? सेल्स के। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में ही दे रखा है बच्चों कि लिविंग और नॉन लिविंग का एक ही डिफरेंस हम बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है? सेल है। जहां जहां जो एक्सेप्शन आएंगे हम उनकी भी डिस्कस करते चलेंगे बच्चों। तो सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और जो बता रहा था मैं बेटा जी इंपॉर्टेंट इस बेस पे कि इस यूनिट से नीट में 6 to 8 क्वेश्चन, हाँ इसमें सेल बायोलॉजी में पहले सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसी से कनेक्टेड में आगे बताऊंगा बच्चों आपको सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, मिला करके 6 से 8 क्वेश्चन बेटा जी कवर होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसका बना है? सेल का बना होता है। अब जब बात आई बच्चों कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने होते हैं, तो यहां अपन सेल के बेस पर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जीवों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं सेल के बेस पर। कोशिका के लिए आप एक वर्ड भी यूज करते हो ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। आएंगे उस पर भी। पहले हम बात करें कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है बेटा जी, उन्हें बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, कोशिका की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल के नंबर की बेस पर बेटा जी ऑर्गेनिज्म की 2 कैटेगरी हुई। एक तो अपन ने कैटेगरी बनाई यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर बोले तो एक कोशिकीय, नाम से क्या समझोगे? जिसमें नंबर ऑफ सेल 1 होती है बेटा जी, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय। दूसरी मैंने कैटेगरी लिख दी मल्टी सेलुलर। इसको हम क्या बोल देंगे? बहुकोशिकीय। क्या कहा? लिविंग और नॉन लिविंग की बात बताई। तो लिविंग बच्चों सजीव जो है वो कंपोज्ड ऑफ सेल्स से बने होते हैं। सेल्स का पूरे चैप्टर में हम इस सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और जहां आप जीव की बात करते हो, ऑर्गेनिज्म की बात करते हो बच्चों, सेल की संख्या के आधार पर 2 है, यूनिसेलुलर और दूसरा मैंने क्या बताया? मल्टी सेलुलर। समझो इसको। यूनिसेलुलर का मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर, एक कोशिकीय, जो किसका बना हो? एक सेल का बना हो। मल्टी सेलुलर माइन बच्चों आ गया जिसमें क्या हो? ग्रुप ऑफ सेल्स हो।
कई सारी कोशिकाओं के जो समूह से बने वो कहलाएंगे बहुकोशिकीय या तो मल्टी सेलुलर, और यूनिसेलुलर एक सेल का, सिंगल सेल। ध्यान में है कोई ऐसा एग्जाम्पल बच्चों जो सिंगल सेल से बना हो? जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो पहला एक फाइलम आता है बच्चों, प्रोटोजोआ। नाम सुना आपने? प्रोटोजोआ का मेंबर है अमीबा। वो सारे किसके बने होंगे? सिंगल सेल। तो सिंगल सेल में एक चीज और ध्यान रख लेना बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है इनमें डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मीन मैंने लिखा, श्रम का जो विभाजन है बच्चों वो इनमें क्या होगा? अनुपस्थित होगा। और मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? अरे भाई सेल एक ही है। यूनिसेलुलर में बेटा जी अब इनके पास एक ही सेल है, ये रही सिंगल सेल है। तो अब सारे जो सेल के फंक्शन होते हैं, सारे फंक्शन जैसे भाई उस सेल को फूड को डाइजेस्ट भी करना है, एनर्जी भी बनानी है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का भी काम करना है, जो फालतू के मटेरियल होते हैं उसको एक्सक्रीट भी करना है, वो सारे काम किसकी जिम्मेदारी है? उसी एक सेल की। तो यहाँ वो सेल बेटा जी खुद सारे काम करती है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। अरे घर पे आप यहाँ घर से दूर बेटा जी हॉस्टल में रहते हो या कोई पीजी में रूम लेकर रहते हो तो सारी जिम्मेदारी आपकी है। भाई खाना अगर टिफिन लगा रखा तो ठीक है, वरना खाना भी खुद बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही खाएंगे सर। रूम की साफ सफाई वो बात अलग है कि कभी करते नहीं हो, बाकी अगर करो तो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी अपनी है ना, मतलब सारी जिम्मेदारी आप पर ही है। आप अकेले हो तो वहां कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा। घर पे गए बेटा जी, गांव गए, घर गए तो वहां घर में 5-6 मेंबर है तो वहां थोड़ा सा डिवीजन ऑफ लेबर हो गया। बहुत सारे मेंबर है तो काम डिवाइड हो गए ना। मम्मी किचन संभालती है, पापा बाहर का काम करेंगे, अपन काम को फैलाएंगे, फैलाते हो तो सारे वहां भी वर्क डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चों। तो जहां नंबर ऑफ सेल ज्यादा है, खूब सारी सेल्स है, तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर कि भाई इन सेल्स का काम है डाइजेशन करो, ये वाली सेल्स रेस्पिरेशन में रोल, मतलब हर सेल्स अपने फंक्शन को डिवाइड कर देगी। बट यूनिसेलुलर में ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां नंबर ऑफ सेल क्या है? एक। तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर बेटा जी क्या रहेगा? रुक जा, डिवीजन ऑफ लेबर क्या रहेगा? एब्सेंट रहेगा। समझ गए इस चीज को? एग्जाम्पल में बताऊं बच्चों आपको यूनिसेलुलर का, आप ही बता रहे थे अभी, क्या लिखा था अपन ने? प्रोटोजोआ एक फाइलम है बेटा जी, सिंपलेस्ट फाइलम, सबसे सरलतम संघ आता है प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, टीनोफोरा, ये सारे ऐसे सीक्वेंस में चलते हैं। तो प्रोटोजोआ जिसका एक एग्जांपल लिखा मैंने बोर्ड पे, कौन सा? अमीबा। याद रख लोगे? सिंपलेस्ट एनिमल क्यूल, सबसे सरलतम जो है वो किसको माना जाता है? अमीबा। और अमीबा कैसा है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर, एक ही सेल होती है, वही सेल सारे काम करेगी। इधर बच्चों बात करें मल्टी सेलुलर में, बाकी सारे मल्टी सेलुलर है प्रोटोजोआ के अलावा, हम भी सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं जिसकी बॉडी में खूब सारी सेल्स होती है। आपकी बॉडी में बेटा जी बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब देखो सेल्स की जब बात आ गई तो एक पहले मैं यूनिसेलुलर का थोड़ा सा बता दूं बच्चों। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, एक कोशिकीय जीव बच्चों देखो किस चीज में कैपेबल होते हैं? दो चीजें, पहला इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मेंटेन देयर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और दूसरा परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ बॉडी, परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ बॉडी। सुनो देखे तो यूनिसेलुलर, अब मैं बताना ये चाह रहा हूं बच्चों कि यूनिसेलुलर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल कितनी है? एक सेल है। अब कहने का मतलब अगर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म भी है तब भी बेटा जी वो बॉडी के सारे काम कर सकता है, वो सेल की कैपेसिटी है, मतलब सेल के पास ये कैपेबिलिटी है, ये क्षमता है कि वो बॉडी के सारे काम परफॉर्म कर सकती है। मतलब अगर एक सेल है तब भी उसका क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, स्वतंत्र अस्तित्व है, वो अपने आप के अस्तित्व को बनाए रख सकती है। एक सेल वाला जीव भी
खुद के अस्तित्व को बनाए रख सकता है, वो भी जिंदा है, सरवाइव कर सकता है। दूसरी बात बच्चों, परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन, वो सारे आवश्यक कार्यों को संपन्न कर सकती है। कहने का मतलब एक सेल के पास इतनी कैपेसिटी है बच्चों कि उसका खुद का एग्जिस्टेंस है और वो सारे आवश्यक कार्यों को संपन्न कर सकती है। मतलब एक अकेला सेल वाला जीव भी जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर ये बात? अब जैसे तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गया, और दूसरी बात आपने क्या बोल दी, परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शन, वो उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अपन ने बात कर ली। अब ऐसे भी आ जाए, एनसीईआरटी की एक लाइन बच्चों बताते हैं कि एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, anything less than a complete cell doesn't ensure independent existence or living। इस लाइन को मैं हिंदी में बता रहा हूं, सुनना पहले, फिर से अपन इस सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं बच्चों। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्या कहना चाह रहा आपकी एनसीईआरटी? हमने कहा सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बिना सेल के लिविंग का एग्जिस्टेंस नहीं है, यही आ रही है अभी तो लाइन, हालांकि वायरस एक्सेप्शन की भी मैं बात करूंगा। तो कहने का मतलब बच्चों, अगर सेल किसी के पास है तो वो जिंदा रह सकता है, वो लिविंग है, सेल उसके सारे फंक्शन को परफॉर्म कर सकती है। अब अगर एक सेल है तो हमने उसको यूनिसेलुलर बोल दिया, खूब सारी सेल है तो हमने उसको मल्टीसेलुलर बोल दिया। यूनिसेलुलर में आपका एग्जाम्पल आ गया प्रोटोजोआ, जिसमें हम एक मेंबर रखते हैं अमीबा, सिंपलेस्ट एनिमलक्यूल अमीबा। अब यहां ये प्रूव कर रहा है, ये दो बातें इस चीज को प्रूव करती है कि एक अगर सेल है तब भी सर्वाइव कर लेगा, कि सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस होगा, परफॉर्म करेगी सारे एसेंशियल फंक्शन, वो सारे आवश्यक काम भी कर सकती है। लेकिन एक सेल तो होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए ना, तभी तो सेल है, तभी तो लिविंग है। अब क्या कहा, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट सेल, अगर एक कंप्लीट सेल से थोड़ा भी कम है तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। मतलब एनीथिंग लेस देन कंप्लीट सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। एक कोशिका से, एक पूर्ण कोशिका से अगर कुछ भी कम है तो वो स्वतंत्र सजीव नहीं है। समझ गए? तो एक लिविंग होने के लिए आपको क्या चाहिएगी, कम से कम एक सेल चाहिए। हाँ, मैं वायरस जरूर बता देता हूं। वायरस को बेटा जी अपन एक्सेप्शन में काउंट करते हैं। वायरस सुना आपने? वायरस से कंप्लीट सेल नहीं होती। वायरस देखा ना? देखा तो क्या है, डायग्राम ही देखा है सर, नाम ही मतलब जो कोरोना ने हमें तंग किया है सर, वो भी वायरस ही है बेटा जी। वायरल में क्या होता है, उसको कंप्लीट सेल कंसीडर नहीं करते। एक तो आउटर कवरिंग उसकी प्रोटीन होती है, अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इधर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। वायरस वो कंप्लीट सेल नहीं है, इसलिए वायरस का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। वायरस अकेला जिंदा नहीं रह सकता, उसे डिवाइड होने के लिए बेटा जी किसी न किसी होस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। वायरस आपकी बॉडी में आएगा, अंदर जाने के बाद क्या करेगा, डिवाइड करेगा, उसका अकेले का एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ गए बात? अगर अकेले का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तब होता जब कम से कम वो एक कंप्लीट सेल होती। बात भेजे में घुसी? तो वायरस अलग से, इसको अपन डिस्कस कर लेंगे, एक्सेप्शन में इंक्लूड होगा ये कंप्लीट सिंगल सेल, इसको कंसीडर अपन नहीं करते। चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखियो सेल से कनेक्टेड, अब मैंने सेल्स की बात कर ली। अगर मल्टी सेलुलर है, कोई एडवांस ऑर्गेनिज्म बच्चों, तो सेल आगे क्या बनाएगी, सेल ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बने, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म, एडवांस ऑर्गेनिज्म बन गया, मल्टी सेलुलर बन गया। तो सीक्वेंस ऐसे होती है कि सबसे पहले तो एक सेल ले ली, कोशिका, और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हो, टिश्यू। सुना अपन ने, उत्तक बोलते हैं बच्चों। टिश्यू से मिलकर क्या बने, ऑर्गन। जैसे अपने बॉडी की बात करें तो हार्ट, लीवर, किडनी, वो सारे क्या है, ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बना, ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे आप पढ़ते हो बेटा जी, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और फाइनली ये कंप्लीट एडवांस्ड क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो इस ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक यूनिट है
जो फंडामेंटल यूनिट है वो कौन हुई? सेल हुई। इसीलिए सेल को बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो चलो सेल के बारे में आप कंसीडर कर लो बच्चों कि जो सेल है, कोशिका जो है, उसे क्या बोला जाएगा? सेल को बोला जाएगा स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट, संरचनात्मक इकाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें तो उसकी क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल का मतलब बच्चों जो मेन क्या बनाए? स्ट्रक्चर बनाए, फ्रेमवर्क बनाए। सेल ही क्या होगी? फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फंक्शनल बोले तो क्या बोल सकते हो? कार्यात्मक इकाई। इसी को क्या बोला जा सकता है? कार्यात्मक। और सेल ही बच्चों क्या हुई? क्या हुई? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की जो आधारी इकाई है बेटा जी, वो भी हम किसको कंसीडर करेंगे? सेल को। तो सेल के लिए आप तीनों वर्ड लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अपनी क्या बनाती है? स्ट्रक्चर बनाती है। बॉडी के सारे फंक्शन लिखा था, परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल फंक्शन कौन करेगी? सेल करेगी। और लाइफ की क्या है? बेसिक यूनिट है। तो बिना सेल के हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। वायरस बच्चों अलग बात है। तो एक जो ऑर्गेनिज्म होगा उसका बेसिक और फंडामेंटल बेस ही क्या होगी? सेल होगी। खूब सारी सेल से क्या बन जाएगा? टिश्यू। टिश्यू से बेटा जी ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और आपकी बॉडी में कई टाइप के सिस्टम होते हैं। देन फाइनली एक एडवांस्ड क्रिएचर बन जाएगा। हम अपनी बात कर सकते हैं। चलो, तो सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोल सकते हो, फंक्शनल बोल सकते हो, और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोल सकते हैं। अगले बेटा जी में कुछ साइंटिस्ट की बात करते हैं। साइंटिस्ट सेल से कनेक्टेड, जैसे उससे पहले मैं दो ब्रांच बेटा जी आपको बता दूं। एक साइड में आप लिख लियो सेल बायोलॉजी, और एक साइड में आप टर्म लिखना बच्चों साइटोलॉजी। मिलते जुलते टर्म है बट एक बेसिक डिफरेंस भी इनमें होता है। एक साइड में लिख लो सेल बायोलॉजी, एक वर्ड आप लिख लो साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, हाँ हिंदी में साइटो और लॉजी। साइटो टर्म आप सेल के लिए यूज करते हो बच्चों, और लॉजी लग गया ना। लॉजी का मतलब क्या होती है? स्टडी, अध्ययन। लॉजी को क्या बोल दोगे? स्टडी। तो बच्चों सेल बायोलॉजी का मीन देखो, सेल बायोलॉजी कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल, किसी कोशिका का पूर्ण अध्ययन, कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल। सेल बायोलॉजी में आप लिखोगे किसी सेल का संपूर्ण अध्ययन, उस कोशिका का पूरा अध्ययन, कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल। कंप्लीट स्टडी में बेटा जी उस सेल की स्ट्रक्चर आ गई, उस सेल का फंक्शन आ गया, उस सेल का ग्रोथ आ गया, डेवलपमेंट आ गया, इन सब की स्टडी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ सेल। मतलब सेल कैसे ग्रोथ करती है। अब आपको ध्यान है बच्चों, एक सेल से खूब सारी सेल्स कैसे बनेगी? जब सेल में क्या करोगे? डिवीजन करोगे, विभाजन करोगे। तो सेल बायोलॉजी का मतलब है किसी भी सेल की क्या करना? कंप्लीट स्टडी। कंप्लीट में बच्चों उस सेल की स्ट्रक्चर भी आ गई। सेल की स्ट्रक्चर कैसे? सेल में क्या होता है? आप बोलते हो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, साइटो ऑर्गेनल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, खूब है, सब आ जाएंगे। उस सेल के फंक्शन क्या है? सेल की ग्रोथ कैसे हो रही है? सेल का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? मतलब सेल से रिलेटेड सब कुछ स्टडी किस में आ जाएगा? सेल बायो, एंटायर स्टडी ऑफ सेल। अब सेल बायो की एक अलग से बच्चों ब्रांच आ गई, दैट्स कॉल्ड साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में हम बात करेंगे बेटा जी किसकी? साइटोलॉजी में हम बात करेंगे स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। मेन कोशिका की संरचना की अगर केवल बात आए, ओनली स्ट्रक्चर की अगर बात पूछी जाए, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी? साइटोलॉजी। तो आपसे पूछ ले कि भी कंप्लीट स्टडी की बात हो रही है, केवल स्ट्रक्चर नहीं, फंक्शन भी आ गया, सेल डिवाइड कैसे हो रही है, कैसे ग्रो कर रही है, कैसे सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सारा सब कुछ मिला के आप बोलोगे सेल
बायोलॉजी। इसकी एक छोटी अलग से ब्रांच मान लो जिसको साइटोलॉजी बोला जाता है बच्चों, उसमें हम मेनली सेल की किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ सेल पार्ट ऑफ साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सेल बायोलॉजी, क्योंकि सेल बायोलॉजी में पूरी सेल आ गई और स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसकी साइटोलॉजी आ गई। चैप्टर में मेनली साइटोलॉजी पे चलेंगे अपन, पूरी अलग अलग सेल्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, प्रोकैरियोट सेल कैसी होती है, यूकैरियोट कैसी होती है, कौन कौन से उसमें ऑर्गेनल्स है। अब दो चार बच्चों साइंटिस्ट के नाम लिखा देता हूं मैं, पूछ लिया जाता है कई बार। सबसे पहले फादर ऑफ साइटोलॉजी, दो चार साइंटिस्ट आप मेंशन कर लियो। फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, देन बेटा जी फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। तीन साइंटिस्ट की अपन यहां बात करेंगे, एक एक लाइन में आप मेंशन कर लें। फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक कौन है, पिताजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन बेटा जी, याद रखेंगे रॉबर्ट हुक। कौन, रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी की बात आए, कार्ल पी स्वानसन। और जब इंडियन साइटोलॉजी की बात आए, ए.के. शर्मा, अरुण कुमार शर्मा जी बच्चों, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। भारतीय कोशिका विज्ञान के बच्चों अगर जनक पूछे जाए तो हम बोलेंगे ए.के. शर्मा। बात करते हैं रॉबर्ट हुक, थोड़ा सा अपने डिटेल में भी दे रखा है, कैसे इन्होंने सेल के बारे में बताया, उसके पे अपन थोड़ा सा डिस्कस करें। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी बच्चों रॉबर्ट हुक। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, आधुनिक साइटोलॉजी के जनक कौन हुए, स्वानसन, कार्ल पी स्वानसन। और भारतीय साइटोलॉजी की बात आए तो ए.के. शर्मा, अपने इंडियन साइटोलॉजिस्ट इनको माना जाता है। अब ये जो रॉबर्ट हुक है बच्चों, रॉबर्ट हुक, इन्हीं की बात करते हैं। क्या रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या किया कि इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी का दर्जा मिला। तो रॉबर्ट हुक ने बेटा जी, इन भाई साहब ने देखो क्या किया, रॉबर्ट हुक का क्या योगदान है। पहली जो सेल देखी थी, फर्स्ट जो सेल को ऑब्जर्व किया था सबसे पहले, वो थे रॉबर्ट हुक। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं क्या किया इन्होंने, सुनना। रॉबर्ट हुक ने बेटा जी क्या किया, एक प्लांट है, ऑब्जर्व्ड, सुनियो पहले, ओक ट्री, ओक प्लांट होते हैं, क्वेरकस बोलते हैं इनको, ओक ट्री प्लांट की इन्होंने कोर्क स्लाइस को लिया, सुनते रहना। ओक ट्री प्लांट की इन्होंने क्या लिया, कोर्क स्लाइस को लिया। डट जा भाई, कोर्क स्लाइस, कोर्क समझते हो क्या, आउटर कवरिंग कोर्क होता ना, छाल वर्ड भी बार्क की तरह की स्ट्रक्चर होती है, कोर्क स्लाइस, उसकी एक लेयर ले ली, कोर्क की कोई स्लाइस ली। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ओक ट्री प्लांट है, उसकी कोर्क की एक स्लाइस, फिल्म मान लो, लेयर मान लो, उसको लिया और इस कोर्क स्लाइस की बेटा जी इन्होंने स्टडी की। अब देखो स्टडी, वैसे सेल इतनी माइक्रोस्कोपिक होती है बच्चों की अपन अपनी नेकेड आई से, डायरेक्ट आंखों से उसको नहीं देख पाते। तो इन सेल को देखने के लिए क्या काम में आते हैं, छोटी चीज़ को देखने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, माइक्रोस्कोप बोलते हो ना, सूक्ष्मदर्शी। तो इन्होंने इस कोर्क स्लाइस को स्टडी किया किसके थ्रू, एनालाइज्ड बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी के यूज से बेटा जी इन्होंने इस कोर्क स्लाइस की स्टडी की, और जब कोर्क स्लाइस की स्टडी की तो ये हनी कॉम्ब लाइक दिखाई दिया, हनी कॉम्ब लाइक। हनी कॉम्ब बोले तो मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना थी। मधुमक्खी का छत्ता बच्चों देखा है क्या, ऐसी पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होती है ना, हेक्सागोनल, ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। तो प्लांट कौन सा था, ओक ट्री, उसमें कार्क की एक स्लाइस, एक लेयर ली, उस स्लाइस को उन्होंने किससे देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, तो उनको ऐसे हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। और ये जो हनी कॉम्ब थी एक्चुअल में यही बेटा जी क्या थी, ये था डेड सेल थी, लिविंग नहीं, वो उसकी क्या थी, डेड सेल्स, मृत कोशिकाएं। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो सेल ऑब्जर्व्ड की, जिस सेल का परीक्षण किया, वो जिंदा नहीं, वो सेल कैसी थी, डेड सेल्स थी, प्लांट की डेड सेल, सेल वॉल की डेड सेल थी। तो इसलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि पहली लिविंग सेल की बात आए
पहली जीवित कोशिका किसने देखी? आते हैं अपन उस साइंटिस्ट पे, फिर से एक बार सुन लो। हुक ने ओक ट्री के कोर्क की स्लाइस को देखा। उस स्लाइस का जब माइक्रोस्कोप से देखा बेटा जी, तो कैसी दिख रही थी वो सेल की स्ट्रक्चर? मधुमक्खी के छत्ते जैसे, हनी कॉम्ब लाइक थी, बीच में होलो स्पेस थे, खाली स्थान थे, और एक्चुअल में वो सेल कौन सी थी? डेड सेल थी, लिविंग नहीं। रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया वो कैसी थी? डेड सेल। तो इसको आप ऐसे लीनियर फॉर्म में लिख लियो। और इसने एक टर्म भी दिया था बेटा जी, वो भी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक ने इन डेड सेल के लिए बोला, कॉइन द टर्म सेला। क्या कहा इन्होंने? सेला बोला, सेल नहीं। इन्होंने उन हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा? सेला। सेला बेटा जी एक्चुअल में ग्रीक टर्म होता है। ग्रीक समझते हो गया? अपने बायोलॉजी में दो लैंग्वेज आती है ना, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज, सुना गया आपने? अरे बायोलॉजी कितने पार्ट से मिलकर बना? दो। बायो, लोगो, लोगोस, दो पार्ट। ये दो पार्ट से मिलकर बने होते हैं ना, इनको ग्रीक वर्ड बेटा जी कहा जाता है। बायो का मतलब लिविंग, लोगोस का मतलब स्टडी। अरे जूलॉजी, जू, लोगोस, ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक, लैटिन, बायोलॉजी में मोस्टली साइंटिस्ट उधर के ही थे और उस वही लैंग्वेज ज़्यादातर यूज करते थे। फिर इनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। तो सेल नहीं, पहला टर्म क्या आया था? सेला आया था। और ये सेला टर्म देने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने कौन सा प्लांट पूछे? तो ओक ट्री। ओक ट्री का क्या लिया? कॉर्क की स्लाइस ली। किससे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा। क्या दिखा? ऐसे हनी कॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी, जिनके बीच में स्पेस थे। और वो थी तो सेल, लेकिन बेटा जी जिंदा नहीं। वो सेल एक्चुअल में क्या थी? डेड सेल थी। सेल वॉल की मरी हुई कोशिका देखी थी रॉबर्ट हुक ने, और उन्होंने उन सेल को बोला सेला। कॉइन्ड द टर्म सेला, इन्होंने सेला। और ये सेला ही बाद में क्या कहलाया? सेल कहलाया। तो सेला से ही बेटा जी बाद में डिराइव्ड क्या हुआ? सेल हुआ। आज जो अपन सेल वर्ड यूज करते हैं, इसी से, जो ग्रीक टर्म था देने वाला रॉबर्ट हुक। चलें आगे, लिख लिया तो पूछा जा सकता है फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। आपसे ये नहीं पूछा कि डेड सेल या लिविंग सेल। फर्स्ट टाइम सेल को किसने देखा? तो क्या बोल दो? रॉबर्ट हुक। अब चलो लिविंग की बात करते हैं बच्चों। इन भाई साहब ने देखी, वो तो डेड सेल थी, कॉर्क सेल्स थी। सेला इन्होंने बोल दिया और उसको बाद में सेल कहा। अब आओ, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, फर्स्ट टाइम लिविंग सेल ऑब्जर्व्ड बाई, पहली बार किसी जीवित कोशिका को, लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट, श्रेय बेटा जी किसको जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। ये भी आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। अपन एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे बच्चों, उसी से ओरिएंटेड क्वेश्चन आते हैं। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, सुना नाम? एबी ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखने वाले बेटा जी थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कई जगह ये साइंटिस्ट आता है, वो मैं सारी चीजें यही आपको बता दूंगा कि पहली बार जिंदा कोशिका, लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट किसको गया? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और वो बेटा जी लिविंग सेल इन्हीं साइंटिस्ट ने, देखो एक ये, तीन नहीं, एंटोन अलग है, वॉन अलग है, तीनों एक ही है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने बेटा जी कई सेल, अलग अलग सेल की स्टडी की। जैसे इन्होंने मैमेलियन स्पर्म को देखा, स्पर्म शुक्राणु, मैमेलियन स्पर्म की स्टडी सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया। एंटोन वॉन ल्यूक ने बेटा जी आरबीसी भी सबसे पहले, आरबीसी को भी ऑब्जर्व किसने किया? इन्हीं साइंटिस्ट ने। बैक्टीरिया के बारे में भी फर्स्ट टाइम, प्रोटोजोआ भी ऑब्जर्व किए। कई जगह इन साइंटिस्ट का रोल है। तो बच्चों इन्होंने पहले बार जो लिविंग सेल देखी वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं मैमेलियन स्पर्म, मैमेलियन अपन,
ह्यूमन, मैमल्स ही अपन। मैमल्स वो होते हैं ना बच्चों जिनमें क्या प्रेजेंट हो, मेमरी ग्लैंड। मैमल्स कौन, जिनमें मेमरी ग्लैंड होती है, वो मैमल्स है। ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म होता है मेल गैमेट, नर युग्मक को आप क्या बोलते हो, स्पर्म बोलते हो। और फीमेल गैमेट क्या कहलाता है, ओवम कहलाता है। स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है और उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, आरबीसी बच्चों ध्यान होगी, रेड ब्लड कार्पसल्स, आरबीसी ब्लड में होती ना, उसे भी इसने देखा। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के बारे में भी सबसे पहले बताने वाले कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। कई जगह नाम आता है इसलिए याद रखना बच्चों, स्टार मैंने लगाया, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अब देखो इन्होंने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने इन सभी सेल्स की जो मिनिएचर फॉर्म, इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, कॉइन द टर्म, ये वर्ड आप लिखेंगे बच्चों, एनिमलक्यूल। इन्होंने इन सारी सूक्ष्मदर्शीय संरचनाओं को नाम दिया एनिमलक्यूल कहा, क्योंकि ये सारी माइक्रोस्कोपिक है, छोटी संरचनाएं हैं बच्चों, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो इन सब के लिए एक टर्म इन्होंने दिया था एनिमलक्यूल। एनिमल एक बड़ा वर्ड है, क्यूल मतलब जो छोटे साइज के होते हैं, उनको एनिमलक्यूल कहा। तो जैसे स्पर्म है, वो भी नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते, बैक्टीरिया भी नहीं देख सकते, आरबीसी भी नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए आपको क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसी माइक्रोस्कोप से देखा था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब बच्चों स्पर्म की बात आई है ना, तो जैसे सेल की अपन डिस्कस भी कर रहे हैं, अपनी सेल की मैं बात करूं तो आपकी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम, 46 बोलते हो, अरे 46 मानते हैं ना अपन। तो सेल के अंदर क्रोमोसोम है 2n का मतलब डिप्लॉइड सेल, डिप्लॉइड में क्रोमोसोम बेटा जी 46, पता अपने को, 2n का मतलब डिप्लॉइड। अगर सेल में क्रोमोसोम आधे हो, हैप्लॉइड वर्ड यूज करते हो, हैप्लॉइड का मतलब हुआ जिसमें नंबर ऑफ सेल मैंने लिखा n, 2n का मतलब डिप्लॉइड, द्विगुणित, n का मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड में क्रोमोसोम 23, जस्ट हाफ हो गए, आधे हो गए। तो बेटा जी जो स्पर्म होते हैं ना, चाहे स्पर्म ले लो चाहे ओवम ले लो, अरे स्पर्म ओवम में क्या होता है देखो, सुन लो थोड़ा सा ऐसे ही अलग से, मैं जो भी वर्ड आएगा एक्सप्लेन करते चलेंगे उसको, कि जो स्पर्म है बच्चों वो और ओवम, स्पर्म एंड ओवम बोथ आर क्या होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु दोनों अगुणित होते हैं। अगुणित का मतलब हैप्लॉइड। ऐसी सेल है जिनमें क्रोमोसोम नॉर्मल सेल के कंपेयर आधे होंगे। आपकी नॉर्मल सेल में क्रोमोसोम 46 है, स्पर्म में बात आए तो क्रोमोसोम कितने होंगे, एन लिखा ना मैंने, एन का मतलब हैप्लॉइड। ओवम में भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 23 होंगे। अब जब हाफ क्रोमोसोम है बच्चों, तो जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है तो n प्लस n क्या आ गया, 2n आ गया, 23 प्लस 23 कितने आ गए, 46 आ गए। इसीलिए जब एम्ब्रियो जाइगोट बनता है तो उसमें क्रोमोसोम वापस कितने हो गए, 46 हो गए। इसीलिए जो गैमेट होते हैं स्पर्म ओवम, इनमें क्रोमोसोम की नंबर पहले से हाफ होती है। मान लो बच्चों ऐसा नहीं हो, हम सोचते हैं कि सर हाफ क्यों होती है, मान लो स्पर्म में भी 46 है और ओवम में भी कितने हैं, मान लिया दोनों में 46 है, जैसी बाकी बॉडी की सेल में अगर चेहरे से सेल निकाल लूँ, हाथ पैर से कहीं से भी निकाल लूँ, सब में क्रोमोसोम कितने मिलेंगे, 46। तो अगर दोनों में 46 होता तो यहाँ कितने हो जाते, 92 हो जाते बच्चों। और 92 अपनी सेल में क्रोमोसोम पॉसिबल नहीं है। हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी की सारी सेल में क्रोमोसोम की नंबर क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। हाँ, हैप्लॉइड अगर है तो क्रोमोसोम पहले के कंपेयर हाफ हो जाएंगे। तो यहाँ क्रोमोसोम होते हैं 23, तो ये बन गया जाइगोट। जाइगोट माने युग्मनज, और यही जाइगोट बेटा जी आगे डेवलप होकर क्या बना देगा, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो माने भ्रूण, और फिर एम्ब्रियो से फीटस बन जाएगा। क्लियर। तो हम दोनों टाइप की सेल पढ़ेंगे बच्चों। तो यहां जैसे मैंने वर्ड लिखा है ये स्पर्म, स्पर्म लिखा ना, तो स्पर्म में क्रोमोसोम कितने होंगे, हाफ होंगे, और जिनमें हाफ होता है वो सेल कैसी हो गई, हैप्लॉइड। हिंदी में बेटा जी इनके लिए वर्ड आएगा अगुणित कोशिका। कौन सी सेल हुई, हैप्लॉइड।
क्लियर है? तो इन गैमेट के अलावा बाकी सारी डिप्लॉइड है और ये सेल बेटा जी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो फिर से सुन लो, पहली सेल की बात आए तो किसका नाम लोगे? रॉबर्ट हुक का नाम लोगे। लेकिन हुक ने जिन सेल्स के बारे में बताया वो एक्चुअल में डेड सेल थी, मृत कोशिका। और बच्चों फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की बात आए तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने मैमेलियन स्पर्म, आरबीसी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के बारे में बात की। स्पर्म मैंने आपको बताया कैसा होता है? हैप्लॉइड अगुणित, जिसमें क्रोमोसोम की नंबर पहले से हाफ होती है। समझ गए? चलें आगे, चलो नेक्स्ट। ये तो कुछ साइंटिस्ट की बात होगी बच्चों की। साइटोलॉजी के फादर कौन है? मॉडर्न साइटोलॉजी किसने कहा? इंडियन साइटोलॉजी में किसका नाम है? और फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की बात आए तो किन का नाम आएगा? अब चलो अगले पॉइंट पे आते हैं, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। हेडिंग डालिए बच्चों, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी क्या है? देखो कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी की बात अपन करते हैं। सेल के बारे में फिर से दो साइंटिस्ट आ रहे हैं। इस वाले पॉइंट से क्वेश्चन भी बच्चों बना हुआ है नीट के एग्जाम में, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। तो सेल थ्योरी क्या है उसको समझने से पहले बच्चों किसने इस थ्योरी को दिया था वो फिर से साइंटिस्ट आ रहे हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट के नेम आते हैं, मैं बार बार आपको रिवाइज करवा दूंगा बेटा जी, याद हो जाएंगे। तो सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाई, इस सिद्धांत को देने वाले दो साइंटिस्ट थे। पहले मैथ्यू स्लीडेन, मैथ्यू स्लीडेन एंड थियोडोर स्वान। सिंपली बोलते हैं स्लीडेन एंड स्वान, लिखना है, क्वेश्चन बना हुआ। मैं साइंटिस्ट फिर से आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा, सारे के सारे अभी साथ साथ बोलेंगे, अपन याद हो जाएंगे। तो सेल थ्योरी बच्चों, थ्योरी है क्या उसको समझने से पहले आपको ये बता रहा हूं कि ये थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडेन एंड स्वान। दोनों ने बच्चों अलग अलग देखो वर्क किया था। ये तो 1838 में और स्वान थे 1839, इनका अलग अलग रोल था। फिर दोनों ने मिलकर के एक साथ एक थ्योरी प्रपोज की थी जिसको नाम दिया था कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। कौन थे स्लीडेन, किस पर इनका वर्क था? स्वान कौन थे, इनका क्या रोल था? देखो पहले स्लीडेन की बात करते हैं बच्चों। मैथ्यू स्लीडेन 1838। अब सुनो स्लीडेन का रोल, ये थे जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मनी के थे बच्चों। बॉटनिस्ट का मतलब बॉटनी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आप डील करते हो किसके बारे में? प्लांट्स के बारे में, वनस्पति विज्ञान। और जो स्वान थे ये थे बेटा जी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, ये थे ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जंतु वैज्ञानिक। एक बॉटनिस्ट थे, दूसरे जूलॉजिस्ट थे। एक जर्मनी से बिलोंग करते थे बेटा जी, एक ब्रिटिश था। क्या था, किन पे रोल था, क्या फंक्शन करे थे? तो नाम से समझ जाओ, बॉटनिस्ट थे तो इनका वर्क किस पर था? प्लांट पे था। जूलॉजिस्ट थे, ये काम कर रहे थे किस पर? एनिमल्स पे। और फाइनली दोनों ने मिलकर जो जो बातें इन्होंने बताई उन दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया गया? सेल थ्योरी। तो इन्होंने बच्चों, स्लीडेन ने क्या किया, इनका जो वर्क था वो डिफरेंट प्लांट्स पे था, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स पे काम किया था बेटा जी। हेलो, तो इधर इसमें लिख लियो, इनका जो वर्क था वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, क्योंकि थे ही बोटनिस्ट तो प्लांट पे ही काम करेंगे। और इन्होंने प्लांट पे काम करते हुए क्या बताया था, इन्होंने रिजल्ट दिया था बेटा जी, क्या इनका जो कंक्लूजन था, इन्होंने बताया कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट्स हो एनिमल हो, प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ टिश्यू, सेल्स, सेल्स एंड टिश्यू। कि जो प्लांट है, सीधी सी बात बता दी बच्चों कि पादप किसके बने हैं? सेल्स और, वही बात अभी पीछे पढ़ के आए थे आप, लिविंग अगर है, सजीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो किसका बना है? और सेल्स का ग्रुप क्या है?
टिश्यू है। ये बात स्लीडेन ने भी बताई थी, किस पर काम करते हुए, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पर, अलग अलग पौधों पर काम किया। और इन्होंने निष्कर्ष बताया, इनका जो सार था, एक्सट्रैक्ट था, इसेंस था कि प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, और सेल्स से उनमें क्या आ गए, टिश्यू आ गए। पौधे सेल्स और किसके बने हैं, टिश्यू के बने। ये बात बताने वाला कौन था, मैथ्यू स्लीडेन। आज तो अपने को लग रही है क्या बातें बताई सर, सीधी सी तो बातें हैं, लेकिन बेटा जी उस टाइम इतना नॉलेज नहीं था, तब इन्होंने बातें सबसे पहले बताई। इधर आए अपन, स्वान की तरफ आए। ये भाई साहब ब्रिटेन के थे, जूलॉजिस्ट थे बच्चों, एनिमल सेल पर वर्क कर रहे थे। इनका जो वर्क था वो आ गया वर्क ऑन एनिमल सेल्स। एनिमल्स पे वर्क था, सेल्स तो क्या एनिमल के बारे में बात कर रहे थे। तो इनका वर्क था डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट, और उनका था एनिमल। इन्होंने बताया आउटर कवरिंग ऑफ सेल, इन्होंने आउटर कवरिंग ऑफ सेल के बारे में बताया, जिसको कहा जाता है नोन इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा बच्चों कि जो एनिमल सेल है वो एक थिन कवरिंग से कवर होती है, और उस कवरिंग को आज क्या कहा गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ गए ना, आज तो समझते हो आप। ये जैसे सेल है बच्चों, ये सेल की कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, या आप क्या वर्ड यूज करते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात स्वान ने सबसे पहले बताई कि जो एनिमल की सेल है उसके चारों तरफ एक थिन कवरिंग होती है, एक थिन आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, एक पतला बाह्य आवरण होता है, जिसे आज क्या कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बताया किसने, स्वान ने। क्या कहा कि एनिमल सेल्स आउटर मोस्ट कवरिंग, थिन आउटर मोस्ट कवरिंग, और नाउ थिन आउटर मोस्ट कवरिंग के लिए क्या वर्ड यूज किया, प्लाज्मा। अब उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। इन्हीं स्वान ने बच्चों एक और बात बताई, स्वान की साइड में लिखेंगे। इन्होंने कहा सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है, कोशिका भित्ति। किसमें है, एनिमल में कि प्लांट में, प्लांट में। अब आपके लिए तो बच्चों सेल मेम्ब्रेन आता ना एनिमल, प्लांट के लिए सेल वॉल, कोशिका भित्ति इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल वॉल। एक और इन्होंने प्लांट में भी थोड़ा सा इंटरफेयर कर लिया था, और स्वान ने कहा कि सेल वॉल की प्रेजेंस पौधे की कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है, पादप कोशिका का एक विशिष्ट लक्षण है। किसका पाया जाना, सेल वॉल। सेल वॉल जिसको क्या कहा, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति पौधों का एक विशिष्ट लक्षण होती है। ये बात भी किसने बता दी थी, स्वान ने। तो बात समझ रहे हो, स्लीडेन और स्वान। फिर से थोड़ा सा बता दूं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब वो सेल थ्योरी इसी से मिलकर आ जाएगी, उसकी एक डीमेरिट की भी बात करूंगा मैं। तो स्लीडेन, मैथ्यू स्लीडेन 1838 जो जर्मनी के क्या थे, बॉटनिस्ट थे, प्लांट पे जिनका रोल था। और थियोडर स्वान 1839 जो ब्रिटेन के जूलॉजिस्ट थे। इनका बच्चों जो काम था, चूंकि बॉटनिस्ट थे तो वर्क ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स पे काम किया, और इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स है वो किसके बने हैं, सेल्स और टिश्यू के बने हैं। लिविंग है तो सेल्स के तो बने ही बने होंगे, सारी बात घूम फिर के सेल पर ही आ रही है बच्चों। और इन्होंने काम किया था अलग अलग एनिमल्स, और एनिमल सेल के लिए बताया था कि जो आउटर कवरिंग है वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये थिन होती है बच्चों, एनिमल के रेफरेंस में ये जो आउटर कवरिंग है ना थिन होगी, पतली आउटर कवरिंग। और प्लांट में सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन के कंपेयर क्या होगा, थिक होगा, मोटी भित्ति होगी, उसको नाम दे दिया सेल वॉल। अब लो इन दोनों को मिला करके, स्लीडेन और स्वान दोनों को मिक्स कर दिया, ये दोनों एक साथ आ गए और इन्होंने कंबाइनली प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन दोनों ने मिलकर एक साथ क्या दिया, सेल थ्योरी सिद्धांत दिया, कंबाइनली प्रपोज्ड सेल थ्योरी। दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन दोनों ने एक साथ ही लिख लियो, स्लीडेन और स्वान दोनों ने मिलकर एक साथ क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी दिया। तो दे तो दिया बच्चों,
तो आपसे पूछ ले कि सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट, तो दो नाम बता दोगे आप, क्या? स्लीडन एंड स्वान। लेकिन सुनो, बात खत्म नहीं हुई। कंबाइनली प्रपोज, दोनों ने एक साथ, दोनों ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। लेकिन इस सिद्धांत की बच्चों, सेल थ्योरी की जो सबसे बड़ी डीमेरिट थी, जो कमी थी, उसकी मैं बात करता हूं। सेल थ्योरी में सबसे बड़ी, they didn't explain origin of or formation of new cells। ये नई कोशिकाओं की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में नहीं बता पाए। और ये बेटा जी इनकी सबसे बड़ी क्या थी? डीमेरिट। डीमेरिट समझते हो? इनकी सबसे बड़ी कमी थी। तो इन दोनों ने सेल थ्योरी की सबसे बड़ी कमी, कोशिका सिद्धांत की बच्चों जो सबसे बड़ी कमी है वो ये थी कि सेल थ्योरी या ये दोनों, दे डिडंट एक्सप्लेन ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। कोशिका सिद्धांत नई कोशिकाओं की उत्पत्ति को नहीं बता पाया। ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे बनती है। इन्होंने ये तो बता दिया कि प्लांट सेल के बने हैं, टिश्यू के बने हैं, आउटर कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट में सेल वॉल है, सारी बातें बता दी। लेकिन बच्चों इनको ये नहीं बता पाए कि नई सेल का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, ओरिजिन ऑफ न्यू सेल, नई सेल कैसे बनती है, वो हमें सेल थ्योरी से पता नहीं चलता। आज आपको पता नई सेल कैसे बनती है? एक सेल से दूसरी सेल बनती है बच्चों। जब सेल में क्या होता है? डिवीजन। डिवीजन पढ़ेंगे आप, माइटोसिस, मियोसिस, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। उसमें पहले वाली सेल नई सेल का निर्माण करेगी। लेकिन ये बात सेल थ्योरी स्पष्ट नहीं कर पाई और ये सबसे बड़ी इसकी क्या रही? कमी रही। क्लियर? दे डिडंट एक्सप्लेन ओरिजिन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। इसका सॉल्यूशन किसने दिया? वही नीट का क्वेश्चन था। इस कमी को दूर किया। अगले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट फिर बच्चों एक आ रहे हैं, रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव, अगले साइंटिस्ट के नाम आप लिखोगे रुडोल्फ विर्चोव। इन्होंने इस डीमेरिट को रिजोल्व कर दिया, सॉल्यूशन दे दिया। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक वर्ड दिया बच्चों, एक लैटिन वर्ड दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हो सर? देखियो बच्चों, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, लैटिन लैंग्वेज। ये रुडोल्फ विर्चोव ने बोला था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस न्यू सेल, ओरिजिन ऑफ न्यू सेल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। विर्चोव ने कहा नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित सेल से होती है। पहले उपस्थित सेल ही क्या बनाती है? नई सेल। अरे सेल है, सेल में क्या हुआ? विभाजन हुआ, डिवीजन हुआ, तो एक से क्या बन गई? 2 4 8 जो भी है। तो नई सेल का निर्माण किससे होता है? पुरानी सेल से। ये बात किसने कही? रुडोल्फ विर्चोव ने अपनी पर्सनल लैंग्वेज में कही, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। और इसका मीन ये था, जब हम इसको कन्वर्ट बेटा जी करते हैं तो इसका मीनिंग निकल के ये आता है कि न्यू सेल्स arise from pre-existing cells. New cells are arise from pre-existing cells. ये modification is omnis cellula e cellula। हिंदी वाले मेरे प्यारे बच्चे लिख लेंगे कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। पता ही ये चीज तो, नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिका से होती है। क्या? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ये किसने बताया? रुडोल्फ विर्चोव। हम मान सकते हैं बच्चों कि सेल थ्योरी, ठीक है, सेल कोशिका सिद्धांत दिया था, लेकिन सेल थ्योरी की जो सबसे बड़ी कमी थी, सेल थ्योरी की जो सबसे बड़ा डीमेरिट था, जो सबसे बड़ी कमी थी, उसको बेटा जी रिजोल्व या किसने दूर किया? रुडोल्फ विर्चोव ने। और इन्होंने बता दिया कि भाई जो नई सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। यही क्वेश्चन था, ये लाइन थी नीट 2019 में पूछा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला की देने वाले टर्म देने वाले कौन? आंसर था रुडोल्फ
विर्चोव। लास्ट टू लास्ट ईयर नीट का क्वेश्चन था और बिल्कुल आपके एनसीईआरटी में साइंटिस्ट का नाम दे रखा है। तो बच्चों जो सेल थ्योरी का एक डीमेरिट थी, जो सेल थ्योरी की कमी थी, उसको दूर कर दिया रुडोल्फ विर्चोव ने। अब दूर करने के बाद बच्चों नई सेल थ्योरी आ गई। कैसे आ गई? पुरानी सेल थ्योरी तो थी, सेल थ्योरी ये पुरानी सेल थ्योरी तो थी। अब इसके साथ बेटा जी क्या कर दिया, इसके साथ मिला दिया मॉडिफाइड बाय रुडोल्फ विर्चोव, हो गया। और सेल थ्योरी में करेक्शन मेड बाय रुडोल्फ विर्चोव। तो पहले वाली सेल थ्योरी उसमें हमने किसको मॉडिफाइड करके भी ऐड कर दिया, रुडोल्फ विर्चोव वाली थ्योरी मॉडिफाइड करके इसकी भी ऐड हो गई। ये दोनों अब कंबाइंडली अब आ गई मॉडर्न सेल थ्योरी। ये क्या बन गई? मॉडर्न सेल थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड सेल डॉक्ट्राइन। इसको बोला जाता है आधुनिक कोशिका सिद्धांत और सेल डॉक्ट्राइन। तो सेल थ्योरी बच्चों प्लस इसको मॉडिफाइड कर दिया। तो मॉडिफाइड करने वाले कौन थे? रुडोल्फ विर्चोव। उस करेक्शन को इन्होंने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया और अब इसे फाइनली हमने क्या बोल दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और सेल डॉक्ट्राइन वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं, प्रिंसिपल ये कहलाया। तो दोनों बच्चों मिला करके अब अगर आपसे पूछा जाए कि भी मॉडर्न सेल थ्योरी देने वाले कौन, तो मॉडर्न सेल थ्योरी में केवल स्लीडन और स्वान नहीं है बच्चों। मॉडर्न सेल थ्योरी में आप किसको ऐड कर दोगे? रुडोल्फ विर्चोव का करेक्शन भी ऐड हो गया, जिसने ये इसकी जो सेल थ्योरी की कमी थी उसको रिजोल्व कर दिया था विर्चोव ने। अब दोनों का जो ज्ञान था, दोनों की रिसर्च थी, दोनों की बातें थी, उनको एक साथ मर्ज करके क्या दे दी? मॉडर्न सेल थ्योरी, ऑल्सो कॉल्ड सेल, इधर आ भाई, इसको बोल दिया सेल डॉक्ट्राइन। इसके क्या पॉइंट अब देख लो मॉडर्न सेल थ्योरी के, इसके कुछ पॉइंट्स बता दिए। मॉडर्न सेल थ्योरी आपको क्या बताती है? इसके 2-3 पॉइंट। मॉडर्न सेल थ्योरी और सेल डॉक्ट्राइन क्या है? वर्ड देते हैं डॉक्ट्राइन, प्रिंसिपल, सिद्धांत, उसके लिए वर्ड आता है एक ही। तो मॉडर्न सेल थ्योरी का बच्चों पहला ही पॉइंट ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है, मैं जहां ऑर्गेनिज्म लिखता हूं ना उसका मतलब प्लांट और एनिमल दोनों आ जाते हैं बच्चों। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होती है, सजीव की। ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट। तो मॉडर्न सेल थ्योरी का पहला पॉइंट कि जो जीव है वो कोशिका और कोशिकीय उत्पादों के बने होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सेल तो चल ही रहा है, सारी बात ही सेल है। बेसिक यूनिटी कौन है? सेल है, सेल तो होगी। कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट, तो सेल का प्रोडक्ट कोशिका के उत्पाद या कोशिका से बने होते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे कि ऑर्गेनिज्म सेल या उनके उत्पाद प्रोडक्ट से निर्मित होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा बच्चों वही रुडोल्फ विर्चोव वाला कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वही लाइन फिर से आ गई विर्चोव ने जो बोली थी कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से होती है। बात समझ रहे हो? मॉडर्न सेल थ्योरी का मतलब क्या है? जिसमें पुरानी सेल थ्योरी भी है और साथ में रुडोल्फ विर्चोव का करेक्शन भी है, उसका भी ज्ञान है। तो ये लाइन तो पुरानी सेल थ्योरी बता ही रही थी कि भाई हर ऑर्गेनिज्म किसका बना है? सेल और उसके प्रोडक्ट का बना है। ये बात तो स्वान ने बताई थी। नई लाइन आपने ये लाइन किससे जोड़ दी? रुडोल्फ विर्चोव की लाइन आ गई कि जो नई सेल है वो किससे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग, पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से बनी है। ये 2 लाइन आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी बच्चों। ये 2 मेन पॉइंट है मॉडर्न सेल थ्योरी के। उसके अलावा भी 2-3 पॉइंट है, वो एनसीईआरटी में नहीं, अलग से अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन 2 के अलावा बच्चों एक पॉइंट ये दे दिया, वही फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ
स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कौन रहेगी? सेल। भाई स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको मान लिया? सेल को। वही बात आ गई। एक पॉइंट इसमें बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सिमिलर, सेम होती है। सभी कोशिकाओं की आधारीय संरचना सेम होती है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल्स आर सेम। हिंदी में सभी कोशिकाओं की आधारीय संरचना एक समान, मतलब कोई भी सेल उठा लूं, बॉडी की कोई सेल, तो बच्चों बेसिकली सेम है। वही सेल में मेम्ब्रेन है, सेल में न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट अलग होता है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, लगभग सारी सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। मैंने सेल की बात की तो अपने आप साइटोप्लाज्म भी आ गया। सेल है तो मेरे दिमाग में आया यार इसमें तो न्यूक्लियस भी होगा। सेल है तो मैंने कहा यार माइटोकॉन्ड्रिया भी तो है, जो पावर हाउस है, जो एनर्जी देगा। तो हर टाइप की सेल्स की बेसिक आधारी संरचना सेम होगी, और फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट वो बताई थी, वो भी कौन होगी? सेल होगी। एक बच्चों इसका पॉइंट इसी मॉडर्न सेल थ्योरी का अगला लिख लियो, एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन्स डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी ऑफ सेल। कि किसी भी जीव की जो सक्रियता है वो कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करेगी। किसी भी जीव की सक्रियता उसकी कोशिका की एक्टिविटी पर डिपेंड करती है। अगर किसी में सेल ज्यादा एक्टिव है तो उसकी एक्टिविटी मतलब जो भी अपन एक्टिव हैं, आप एक्टिव हो, सुस्त हो, मतलब होता है ना बेटा जी, फास्ट एक्टिव अपन, एनर्जेटिक है, वो सब डिपेंड किस पर करेगा? सेल पे। अरे फास्ट रन कर रहे हो, तेज दौड़ रहे हो, पीछे कुत्ता लग गया, भाग रहे हो, भागते टाइम आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए? एटीपी ज्यादा चाहिए। वो एटीपी कहां से आ रहे हैं? आपकी सेल में बच्चों फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तब एटीपी बन रहे हैं। भागते टाइम देखो आपकी सांस, ब्रीदिंग, फास्ट सांस तेज लेते हो ना, ज्यादा सांस लोगे तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी। वो ऑक्सीजन फिर आपका हार्ट, भागते टाइम हार्ट बीट, हृदय तेजी से धड़केगा, हार्ट ज्यादा बीट करेगा, और हार्ट बेटा जी फटाफट ब्लड को सेल्स तक पंप करता है। सेल्स में ब्लड में से ऑक्सीजन आएगी और आपकी सेल ज्यादा एटीपी बनाएगी। एटीपी क्या देगी? एनर्जी। तो कहने का मतलब आपकी एक्टिविटी डिपेंड करती है किस पर? सेल की एक्टिविटी। अगर सेल ज्यादा एक्टिव है तो अपनी एक्टिविटी भी ज्यादा होगी। सारा खेल इस चैप्टर में, और वैसे भी सारा खेल किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सेल के। तो एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की सक्रियता उसकी कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। मैं ऐसे बोल दूं अगर सेल की एक्टिविटी कम है तो आपकी एक्टिविटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्लियर? तो क्या कहा इसने कहा पहली लाइन मॉडर्न सेल थ्योरी, जो सेल थ्योरी और रुडोल्फ विर्चोव की जो बातें थी उनका कॉम्बिनेशन है, दोनों का मिक्सचर है, मिश्रण है। इसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उनके प्रोडक्ट के बने हैं। ये बात सेल थ्योरी से उठाई है। ये जो लाइन है ना बच्चों, ये लाइन कहां से उठाई है? सेल थ्योरी से। दूसरी जो लाइन है न्यू सेल आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये लाइन कहां से उठाई है? रुडोल्फ विर्चोव से। दोनों का मिक्सचर हो गया। तभी तो एक बात, कुछ नया बात दे दी कि भाई बेसिक और फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल सेल सेम है, जितनी भी सेल उनकी लगभग आधारीय संरचना सेम रहेगी। एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन एक्टिविटी ऑफ सेल, किसी भी जीव की सक्रियता उसकी सेल की एक्टिविटी पर डिपेंड करेगी। ये कुछ पॉइंट सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी के बच्चों। अब ये जो सेल थ्योरी है उसका एक एक्सेप्शन लिखा रहा हूं बच्चों में, कि सेल थ्योरी सभी पर वैसे तो एप्लीकेबल होता है, कुछ इसके एक्सेप्शन लिख लो आप, अपवाद जिन पर मॉडर्न सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। पहला इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, वायरस। पहले मैं लिखा दूं। वायरस के अलावा बच्चों कुछ बुक्स में आपको दे रखा है मोनेरा जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आती है, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं बच्चों, इनमें भी सेल जैसी स्ट्रक्चर कंसिडर नहीं करते। मैच्योर आरबीसी, ये भी एक्सेप्शन मानते हैं। और
सीव ट्यूब सेल्स। चांदनी नलिका कोशिकाएं बोलते हैं ना इनको, चांदनी नलिका कोशिका। लिखना फिर बात करता हूं। ये कुछ मॉडर्न सेल थ्योरी के एक्सेप्शन है, अपवाद है, जिन पर सेल थ्योरी की बातें, सेल थ्योरी के पॉइंट अप्लाई नहीं होते। वायरस इस पर एनसीईआरटी दे रखा है बच्चों। मोनेरा, मोनेरा याद है आपको? लिखो पहले तीनों चारों, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इनको। मैच्योर आरबीसी, परिपक्व आरबीसी, परिपक्व आरबीसी और सीव ट्यूब सेल्स, चालनी नलिका कोशिकाएं। सीव ट्यूब पढ़ा है बॉटनी में, लिख लिए। अब चलो वायरस बच्चों, ये वो एक्सेप्शन है जिन पर सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। वायरस का मैंने बताया था कि एक सेल से कम, लेस देन ए कंप्लीट सेल, आप उसको लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं कंसीडर करोगे। और वायरस को बेटा जी हमें एक लिविंग कंसीडर, ध्यान होगा। वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। विषाणु वायरस को बेटा जी सरजीव और निर्जीव के बीच की क्या कहा जाता है? योजक कड़ी। इसे लिविंग कंसीडर नहीं करते। तो वायरस में आप लिख लेना कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। ये कनेक्टिंग लिंक क्या होती है? योजक कड़ी सजीव और निर्जीव के बीच की बेटा जी क्या है? दोनों के बीच की योजक कड़ी, दोनों को कनेक्ट करता है। इसमें नॉन लिविंग का कैरेक्टर क्या है? सेल, प्रोटोप्लाज्म होता ही नहीं इसमें, मेटाबॉलिज्म ये है ही नहीं। मतलब सेल के जो कैरेक्टर होने चाहिए ना, एक लिविंग का मतलब कम से कम एक सेल बताई थी आपको, एक सेल है तभी तो वो लिविंग है, यूनिसेलुलर बताया था। और वायरस में बेटा जी कोई कंप्लीट सेल नहीं है। कंप्लीट सेल नहीं है तो हम इसको क्या माने? लिविंग का क्या फीचर है? वायरस का अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन जब वायरस अपनी बॉडी में आएगा, अपनी सेल्स में जाएगा, अपने जेनेटिक मटेरियल के साथ जुड़ेगा, तब बेटा जी रेप्लिकेट करके अपनी नंबर को बढ़ाएगा। वो नंबर बढ़ाना, नंबर इंक्रीज करना, इट्स फीचर ऑफ लिविंग। लेकिन वायरस अकेला नहीं कर सकता, वो उसको होस्ट में जाना पड़ता है, किसी की बॉडी के अंदर एंटर करना पड़ता है, तब वो क्या प्रॉपर्टी शो करेगा? लिविंग। तो वायरस अकेला एक लिविंग कंसीडर नहीं होता, नॉट ए कंप्लीट सेल। तो ये सेल थ्योरी का क्या कहा? एक्सेप्शन। सेल थ्योरी की प्रॉपर्टीज पर एप्लीकेबल नहीं होती। सो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक। मोनेरा बच्चों, प्रोकैरियोट्स। मोनेरा ध्यान है आपके, आपने 5 किंगडम कंसेप्ट पढ़ा है बच्चों, पंच जगत संकल्पना सुना ना? 5 किंगडम होते हैं। सबसे पहले मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, 5 नाम सुने होंगे। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स। कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल्स के डिफरेंस बताऊंगा। मोनेरा बच्चों प्रोकैरियोट्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया आते हैं। मोनेरा में आप किसको रखते हो? बैक्टीरिया लाइक स्ट्रक्चर्स को। उस पर भी प्रॉपर सेल थ्योरी के रूल्स एप्लीकेबल नहीं होते। मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, बाकी प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। कल इन दोनों सेल में डिफरेंस समझेंगे। आगे जो मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं, मैच्योर आरबीसी। आरबीसी क्या है? लाल रक्त कोशिका बोलते हो। कहां होती है आप में? आपका ब्लड कैसा है? रेड कलर का है। क्यों? इसकी वजह से नहीं, आरबीसी में कौन है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन की वजह से कलर रेड होता है, इसलिए हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल, कार्पसल्स। लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त कणिका। मैच्योर लिखा बच्चों, देखो मैच्योर आरबीसी और एक प्लांट में होती है सीव ट्यूब सेल्स, चालनी नलिका कोशिका। इन दोनों में कॉमन प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों में बेटा जी न्यूक्लियस, केंद्रक नहीं होता। दोनों के रेफरेंस में क्या लिखोगे? कौन एब्सेंट है? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस नहीं है तो सेल थ्योरी क्यों अप्लाई नहीं हो रही? विर्चोव ने क्या कहा था? न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक सेल में डिवीजन होगा, विभाजन होगा, तभी तो नई सेल बनेगी। और डिवीजन में कौन काम आएगा? बिना न्यूक्लियस के डिवीजन नहीं होगा। न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक सेल में न्यूक्लियस ऑफ, फिर दोनों सेल में आगे ट्रांसफर। तो यहां न्यूक्लियस ही नहीं है बच्चों, तो डिवाइडेशन, तो
तो यहाँ मॉडर्न सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। तो आपकी मैच्योर आरबीसी और प्लांट की सीव ट्यूब चालनी नलिका कोशिकाओं पर सेल थ्योरी इसलिए एप्लीकेबल नहीं होती कि उनमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं है, इसलिए बेटा जी आरबीसी डिवाइड नहीं करती। आरबीसी का लाइफ स्पान पढ़ते हो ना, जीवन काल कितने दिन का, 120 डेज। अरे आरबीसी की लाइफ स्पान 120 डेज होती है। 120 दिन के बाद क्या होता है, आरबीसी कहां भेज दी जाती है, आरबीसी का ग्रेवयार्ड, आरबीसी का कब्रिस्तान, स्प्लीन, प्लीहा। कहां है ये स्प्लीन, आपकी बॉडी में कहां मिलेगा, ढूंढोगे तो, हाँ आपका स्टमक इधर है कि इधर है, कहीं तो है सर, कहीं मतलब बच्चों जो ये आपका डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर है थोरेसिक कैविटी, डायफ्राम के नीचे है एब्डोमिनल कैविटी, उधर ये गुहा, उसमें राइट साइड में तो है लीवर, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी आपका लीवर, और लेफ्ट साइड में है स्टमक, आमाशय, बाईं ओर आमाशय, आमाशय के ठीक पास में उसके लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है स्प्लीन, प्लीहा आमाशय का पड़ोसी उसके लेटरल में, और प्लीहा क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। तो 120 डेज के बाद आरबीसी डिवाइड नहीं होगी क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं है, और डिवाइडेशन नहीं होने का मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती। तो ये कुछ उसके क्या आ गए, एक्सेप्शन। तो थोड़ा सा मैं रिकॉल करवाऊं बच्चों, आज जो आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट किया है उसमें अपन ने फटाफट बताया कि भाई सब कुछ सारा कुछ डिपेंड इस सेल पर करता है। सेल को आपने स्ट्रक्चरल यूनिट बोला, फंक्शनल यूनिट बोला, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला। बिना सेल के लिविंग का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो नॉन लिविंग और लिविंग, यही मेन डिफरेंस बताया। लिविंग के पास क्या होगी, सेल्स होगी। सेल्स से कम अगर कुछ भी है मतलब उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि वायरस, तो उसे कंप्लीट सेल नहीं मानते, ना ही उसको कंप्लीट लिविंग माना जाता है। फिर हमने कहा अगर एक सेल है तो आप यूनिसेलुलर बोल दो, एक से ज़्यादा है तो मल्टी सेलुलर हो गए। यूनिसेलुलर में भी बच्चों बताया था मैंने, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, एक ही सेल है वही सारे वर्क को परफॉर्म करेगी, और मल्टी सेलुलर में डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ आ गया था। फिर अपन ने कुछ साइंटिस्ट उठाए, उससे पहले मैंने एक सेल बायोलॉजी लिखा, एक साइटोलॉजी लिखा। सेल बायोलॉजी का मतलब कंप्लीट स्टडी ऑफ सेल, चाहे सेल की स्ट्रक्चर हो, फंक्शन हो, डिवीजन हो, ग्रोथ हो, सेल से रिलेटेड कोई भी वर्ड आए तो सेल बायोलॉजी। अगर हम उस सेल बायोलॉजी में केवल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल की स्ट्रक्चर को उठा के लाऊं तो साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल को ऑब्जर्व किया था, किससे, माइक्रोस्कोप से। कौन सा प्लांट, ओक ट्री। क्या लिया, कॉर्क की स्लाइस ली, ऐसे ग्लेयर ली कॉर्क की, देखा किससे, माइक्रोस्कोप से। क्या दिखा, हनीकॉम्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखी जो एक्चुअल में डेड सेल थी। और पहली लिविंग सेल को देखने का क्रेडिट गया एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उसने लिविंग सेल में आरबीसी, स्पर्म, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इन सब को पहले देखा ल्यूवेनहॉक ने। और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी अरुण कुमार शर्मा, ए.के. शर्मा। और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन को कहा जाता है बच्चों। देन उसके बाद हमने थोड़ा सा बात किया, ये सेल थ्योरी पर आए। दो साइंटिस्ट थे, स्लीडेन और स्वान, वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीडेन जर्मन बोटेनिस्ट थे, तो इन्होंने अलग अलग प्लांट पर वर्क किया और बताया कि प्लांट सेल्स का बना है, सेल से टिश्यू बना है। और जो स्वान थे वो बेटा जी ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एनिमल्स पर स्टडी की सेल पे। उन्होंने बोला कि सेल की जो आउटर कवरिंग है एक थिन कवरिंग होती है, उसी थिन कवरिंग को आज क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्वान ने नहीं कहा था, आज उस थिन कवरिंग को बोला गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और स्वान ने बच्चों ये बताया कि सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट। कोशिका भित्ति प्लांट का एक विशिष्ट लक्षण है। देखो स्वान जूलॉजिस्ट थे, लेकिन ये कई बार पूछ लिया जाता है बच्चों, प्लांट सेल वॉल के बारे में उन्होंने ही बताया। उन्होंने ही बताया कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट के बने होते हैं। ये दोनों मिलकर के क्या दे दी, सेल थ्योरी दोनों ने दी थी। लेकिन इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट ये आ गई, ये दोनों ये नहीं बता पाए कि नई सेल कैसे बनती है, ओरिजिन ऑफ न्यू सेल कैसे होता है। तो इन कमी को दूर करने के लिए बेटा जी इनके लिए फरिश्ता बनकर आया कौन, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने बोल दिया कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जो इस नीट 29 में पूछा भी गया था बच्चों कि न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब विर्चोव ने विर्चोव की बात और सेल थ्योरी मिला करके क्या बना दी, मॉडर्न सेल थ्योरी, सेल डॉक्ट्राइन, सेल प्रिंसिपल। उसके कुछ पॉइंट हमने डिस्कस किए और ये उसके कुछ एक्सेप्शन बोर्ड पर आप लोगों के सामने है।
कल के लेक्चर में बच्चों अपन डिफरेंस करेंगे बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल्स। मिलूंगा आपको अगले लेक्चर में, तब तक वही मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी स्टडी में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।